डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, बीपीएससी के द्वारा आयोजित बीपीएससी जो टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो इसकी थर्ड फेज है उसकी जो अनाउंसमेंट है डिक्लेयर हो चुकी है और साथ ही कल 1 या 2 दिन में आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और ये मान के चलिए आप 17 तारीख के बाद 17 मार्च के बाद इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। 17 एग्ज़ाम से इसका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। और उसी क्रम में हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान जो कि 11 से 12 के लिए होता है, उसी परीक्षा की दृष्टि के लिए हम लोग इस पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि सॉल्व पेपर है। और इसमें जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल है जैसा कि कंसेप्चुअल लेवल है और बीपीएससी जो डिफ़िकल्टी लेवल है और इस पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल लगभग समान है। आप ऐसे अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आपको बेहद लाभ होगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट बेहद थोड़ा सा जो पेपर है ठीक ठाक है, अबव एवरेज है। क्योंकि जो बीपीएससी 2 बार का जो एग्ज़ाम लिया है, खासकर जो टीआरई 2 का एग्ज़ाम, उससे पता चला कि उसने नेट के लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल सेट किया है। उसी क्रम में हम लोग इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। घबराना नहीं है आप, चूँकि इसमें व्याख्या भी है, आप वीडियो पॉज करके इसका व्याख्या भी देख सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसका पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और प्लीज़ फिर आपसे रिक्वेस्ट हुई कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि इससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े और ताकि हम लोग आपका सहयोग में मदद कर सकें। तमाम कई सारे रिसोर्स इकट्ठा करना पड़ता है, उसके लिए हेल्प की बेहद ज़रूरी है। बिना आप लोगों के हेल्प के नहीं हो पाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बीपीएससी जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए है उसके इस आपको मैच करना है। एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 और जो विचारक है उनसे संबंधित सिद्धांत है। महत्तम लोगों का महत्तम सुख यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जो ये सिद्धांत है किसके द्वारा किया? बेंथम के द्वारा दिया गया। सुख जीवन के लिए बाधाओं का निराकरण राज्य का कार्य है। ये जो है टीएच ग्रीन का काम है। और जो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु सर्वत्र श्रृंखलाओं में बंधा है, ये कथन आपका जीन जैक्स रूसो का है। तो इसका जो आंसर होगा 3, 1, 2 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। लेखकों और पुस्तकों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? जॉन लॉक लेवियाथन, ये गलत है। जेम्स मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये सही है। जीन जैक्स टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये पुस्तक लॉक की है। थॉमस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसो की पुस्तक है। तो केवल बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसका यह विचार था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए बना रहता है? ये कथन आपका अरस्तु का है। आप व्याख्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें 120 क्वेश्चन हैं और उसको हम लगेंगे हर व्याख्या करने तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग केवल इसको हम पढ़ दे रहे हैं और आप केवल इसका आंसर हम बता दे रहे हैं और आप इसका पूरा व्याख्या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्यक्ति स्वयं में अपने मन और शरीर पर संप्रभु होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जीएस मिल का है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि रॉल्स के सिद्धांत में यानी जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत है किस अधिकार में किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो जॉन रॉल्स का अधिकार सिद्धांत है वो व्यावहारिक फल निरपेक्षतावाद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? कौन? नैसर्गिक अधिकार मतलब प्राकृतिक अधिकार होता है, प्राकृतिक अधिकारों का प्रतिपादक नहीं है। तो ये हैं आपके कौन? जर्मी बेंथम, बाकी तीनों प्राकृतिक अधिकारों के प्रतिपादक हैं। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समता का विचार निम्नलिखित में से किस एक के चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ है? तो ये जो जूलियस के न्यूरेरे है, इसमें समानता के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसका व्याख्या करने वाले जॉन रॉल्स हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा सरकार एवं सभी प्रकार की संस्थानिक सत्ता को व्यक्ति स्वतंत्र के लिए बाधक मानती है? तो अराजकतावाद, जिसके गांधी समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सर्वाधिकारी राज्य वह है जो सर्वाधिकारी राज्य वह होता है जो व्यक्ति के जीवन और कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र को विनियमित करने का दावा करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसका कथन है कि संप्रभुता विधि द्वारा अबाधित नागरिकों और प्रजाओं के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? ये Tier 2 का प्रश्न है। तो ये जो कथन है आपका जॉन बोथा का है, जीन बोथा का है। क्वेश्चन नंबर ये 12 है, मैचिंग करना है आपको। एक तरफ पर विचारक है, उनसे संबंधित सिद्धांत तो 9 उदारवादी परिप्रेक्ष्य में कौन व्याख्या करता है? तो ये है आपके रॉबर्ट नॉजिक। और उदारतावादी परिप्रेक्ष्य जो है ये है आपके जॉन रॉल्स। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में है आपके ये होंगे आपके रोजा लग्जमबर्ग। और तृतीय विश्व परिप्रेक्ष्य में एडवर्ड सीड है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को लोगों की संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के रूप में देखा? किसने देखा? ये है WF हिगल। अगला प्रश्न देखिए कि मार्क्सवादी चिंतन में प्रधान की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे सघनता से जुड़ी हुई है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसको भूलना नहीं। जो हेजमनी का सिद्धांत है, प्रधानता का सिद्धांत है, ग्रामसी का सिद्धांत है। न्यूटन प्रिजन और मॉडर्न प्रिंस इसकी रचना है, एंटोनियो ग्रामसी। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी मैच है। ड्वार्किन जो है आपके कौन है? तो ड्वार्किन आपके होंगे उदारतावाद से संबंधित। सैंडल समुदायवाद। मारिया माइस जो है पारिस्थितिकी नारी अधिकारवाद से संबंधित यानी इको फेमिनिज्म से संबंधित है। और मिशेल फूको जो है उत्तर संरचनावाद यानी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से संबंधित है। इन सभी सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो आपकी विधि की बाध्यताओं का अभाव यानी कानून को दायरे में रखना या कानून की जो बाध्यता है उनको कम से कम करना। क्वेश्चन नंबर ये आपका व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बेंथम कानूनी अधिकार की बात करता है, सही है। जॉन लॉक नैसर्गिक अधिकार की बात करता है, सही है। इमैनुअल कांट नैतिक अधिकार की बात करते हैं। हीगल सांस्कृतिक अधिकार की बात नहीं करता है। ये तो डी सुमेलित आपका नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित आपको बताना है। तो जो सही रॉबर्ट नॉजिक जो है प्रारंभिक अर्जन की बात करता है, मात्र प्रारंभिक अर्जन की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये भी मैच करना है कि जॉर्ज एच जो सबाइन है वो है आपके ऐतिहासिक उपागम से संबंधित है। जी कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम, लियो स्ट्रॉस दार्शनिक उपागम, ग्राहम वॉलेस मनोवैज्ञानिक उपागम, सभी सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1 2 3 4। 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? जितने भी बहुवादी या बहुलवादी सिद्धांत में राज्य विभिन्न संघों में से एक है। तो जितने भी बहुलवादी सिद्धांत हैं या सिद्धांतकार हैं उनका ये मानना है कि राज्य संघों का संघ है या विभिन्न संघों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 21 मैच कीजिए। 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट, ये राजनीति का विश्लेषण से संबंधित है। जो पारी कम्यून है वो है आपका क्रियाविधि। और जो ग्रेंड्रिच जो है वो है आपका यूटोपियाई समाजवाद की आलोचना। और पोएट्री ऑफ फिलॉसफी ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व है। तो डी का चौथा हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया है कि प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि यह जनता के मतों के लिए प्रतियोगी
दिए हुए अभिजात समूह में से नेताओं के चयन की विधि है। ये जोसेफ शुम्पेटर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार माना जा सकता है? लोकतंत्र का सिद्धांतकार जो नीत्शे वो उसे माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता? इसे पूछा नहीं माना जा सकता है। टॉकविले, रूसो, ये तीनों लोकतंत्र से संबंधित हैं, लेकिन नीत्शे जो इससे नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 24, किसी न्यायोचित समाज की समस्या आर्थिक समानता की एकमात्र समस्या नहीं बल्कि एक ही समाज के अंदर स्वतंत्रता और समानता दोनों को उपलब्ध कराने की कहीं अधिक कठिन समस्या है। कौन सी व्यवस्था इस परिच्छेद का औचित्य ठहराती है? ये लोकतांत्रिक समझवाद संबंधित है इससे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत है? तो है आपका प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार लेकर उसके कार्य के अनुसार देना, यानी जिसकी जैसी योग्यता हो उससे वैसे काम लिया जाए, लेकिन जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार उसे प्राप्त हो। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, नव उदारवाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो जो नव उदारवादी न्यू लिबरलिस्ट हैं उनका कहना है कि बाजार व्यवस्थाओं को राजनीतिक स्वतंत्रता की नींव के रूप में स्थान देना और राज्य की सीमित भूमिका के लिए तर्क देना। तो ऑप्शन ई राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन कि मार्क्स और एंजल्स का सुझाव है कि आद्य साम्यवाद के अधीन कोई राज्य नहीं था, क्योंकि उत्पादक बल समान रूप से साझे थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फांसीवाद ने निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत को अस्वीकार किया? तो उसने अधिकार और स्वतंत्रताओं को अस्वीकार किया। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति राज्य के प्रति अधीनस्थ था, निम्नलिखित में से किस एक की अनिवार्य विशेषता है? यह फांसीवादी सिद्धांत। 30 क्वेश्चन नंबर 30 मैच करना है। विचारक जो है आपके माओ से तुंग है, ये नौ लोकतंत्र से संबंधित है। एंटोनियो ग्राम्सी जो है संरचनाओं की स्वायत्तता की बात करता है। जुर्गन हैबरमास जो है वन डायमेंशनल मैन यानी एक विमीय मानव की बात करता है। और हर्बर्ट मार्क्यूज जो है संप्रेषणीय तर्कसंगतता की बात करता है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बीजिंग में लिंग अधिकार से संबंधित क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। लिंग आधारित अर्थात महिलाओं का सम्मेलन बीजिंग चीन में हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा राजनीतिक विचारक उच्च शिक्षित नागरिकों के लिए बहुल मतदान की वकालत करता है? बहुल मतदान की वकालत करने वाला या भारत मतदान की बात करने वाले जीएस मिल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33 कि निम्नलिखित में से किस एक का नव्य अधिकार द्वारा औचित्य ठहराया गया है? किस एक का नव्य अधिकार द्वारा औचित्य ठहराया गया है? अल्पतम राज्य के साथ मुक्त बाजार समाज। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि वेबर का अधिकारी तंत्र विकासशील देशों के लिए सामाजिक परिवर्तन का कम प्रभाव उत्पादक साधन है। वेबर के अधिकारी तंत्र की इस आलोचना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की आलोचना करने वाला कौन था? तो था कार्ल फ्रेडरिक। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लोक प्राधिकारी के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट लोक प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टताएं। क्या किन प्रयुक्त में से किस या किन से संबंधित सूचनाओं को घोषित करना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं हैं? कौन सी? एक और दोनों। सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है एलन ट्रूमैन को निम्नलिखित में से किस एक के लिए जाना जाता है? तो उन्हें सामाजिक आंदोलन से संबंधित साहित्य के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से किसने तृतीय विश्व युद्ध की धारणा को यह दावा करते हुए अस्वीकृत किया कि आर्थिक विनिमय संबंधों के जटिल जाल से जुड़ा हुआ एक ही विश्व अर्थव्यवस्था? तो इमैनुअल वालरस्टीन। क्वेश्चन नंबर 38 है
चिपको आंदोलन, जिसने सर्वोदय आंदोलन से शक्ति ग्रहण की, अपने विभिन्न चरणों में मुख्यतः निम्नलिखित में से क्या एक था? तो ये था भूमिगत जल स्तर के अनुरक्षण का आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए 39, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में पहली बार विकास दरों और सामाजिक विकास के लक्ष्यों सहित व्यापक विकास लक्ष्यों का राज्य अनुसार ब्यौरा, जो कि राष्ट्रीय लक्ष्यों से सुसंगत है, सम्मिलित किया गया? ये था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 40 है, सामाजिक लोकतंत्र दुर्बल और असुरक्षित व्यक्तियों के लिए अपनी चिंता निम्नलिखित में से किस एक के आधार पर व्यक्त करता है? तो एकता, नायकवाद एवं प्रतिपूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर 41 है, संरक्षात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी सुविधा वंचित समूह को उस अस्तित्व को उठाना जहां से वह समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में आ सके। क्वेश्चन नंबर 42 है, नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो देखिए, इसमें जो लोकतांत्रिक समाजों में नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, सही है। और मताधिकार का प्रयोग किसी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में नागरिक होने की अनिवार्य शर्त है, सही है। नहीं, 2 और 3 सही है, पहला और चौथा गलत है। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 देशों का, जिनकी अंतिम शिखर वार्ता जून 2007 में जर्मनी में हुई थी, सदस्य नहीं है? ये पुराना क्वेश्चन है, अब तो ये G8 के बजाय G7 है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय संघ संधि ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव हैं? कौन से? ये प्रश्न थोड़ा डाउट में, इसको भी छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियां वैश्वीकरण को प्ररूपित करती हैं? कौन सी? तो एक तो है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ता हुआ एकीकरण, फिर बढ़ता हुआ सूचना प्रवाह और बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर निर्भरता, यानी 1, 3, 4 डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 46, निम्नलिखित में से किन्होंने निर्णय उपागम में परिवेशीय कारक पर बल दिया है? तो हेराल्ड जोसेफ लास्की और मार्गरेट स्प्राउट, सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि इनमें से कौन सा एक कथन मार्गन्थाव के विचार की सही अभिव्यक्ति नहीं है? सही अभिव्यक्ति नहीं है मार्गन्थाव का, कौन सा कथन सही नहीं है? तो है आपका कि मार्गन्थाव की मान्यता है कि राज्य का कार्य व्यापार राष्ट्रीय हित और नैतिकता द्वारा निर्धारित होना ही चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसमें राष्ट्रीय हित के बजाय ठीक है, लेकिन नैतिकता के स्थान वो नहीं देते हैं, तो बी संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मार्गन्थाव के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है? तो है आपका व्यक्तियों के मन और क्रियाओं पर व्यक्ति का नियंत्रण ही शक्ति है, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत द्वारा समर्थित नहीं है? तो है आपका कि राज्य का अस्तित्व सहयोग की कार्यनीतियां अपनाने से सर्वोत्कृष्ट सुनिश्चित होता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, तो डी सुसंगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, विश्व प्रणाली विश्लेषण आधुनिकीकरण सिद्धांत एवं पाश्चात्य सिद्धांतों दोनों का आलोचक है, गलत है। विश्व प्रणाली उपागम में आर्थिक शक्ति राजनीतिक एवं कार्यनीतिक प्रभाव से सघनता से जुड़ी हुई है, सही है ये। नेक्स्ट है तीसरा, राज्य जो विश्व अर्थव्यवस्था की परिधि से बाहर रहने का प्रयास करते हैं, पाते हैं कि वे इस पर वाणिज्य निवेश, तकनीकी सहायता एवं आर्थिक सहायता के लिए निर्भर होने के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं। तो सही है, दूसरा तीसरा सही हो, केवल पहला गलत है, तो सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्वाचित होता है? तो दक्षिण अफ्रीका का जो राष्ट्रपति होता है नेशनल असेंबली द्वारा निर्वाचित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जटिल अंतर्निर्भरता के अपने सिद्धांत में सूचना युग के परिणामस्वरूप होने वाले वैश्विक पर्यावरणीय बदलाव पर विचार विमर्श किया। दूसरा ऑप्शन कि जटिल अंतर्निर्भरता सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद का विरोधी सिद्धांत है। तो इसमें जो दूसरा कथन ये गलत है, पहला सही होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा, केवल ए। अगला, आप व्याख्या पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 120 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने निर्णय निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम अधिनियम निर्णयों को सरकार के 3 प्राधिकृत कृत्यों के रूप में पहचाना है? तो कौन है वो? तो है आपके आमंड और कोलमैन। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? क्योंकि संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम जो होता है ये गलत है, क्योंकि आमंड और पावल का है। व्यवहारवादी उपागम चार्ल्स मेरियम, ये ऑप्शन आपका सही होगा, बी। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। द्वंद्व उपागम ये गलत है, क्योंकि मार्क्स और हेगल का है। मार्क्सवादी उपागम दरिद्रता, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से किस एक देश में परिसंघ की इकाइयों का केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं है? ये प्रश्न ऐसा ही प्रश्न जो आपका है पिछली बार बीपीएससी में है, और चूंकि बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया, फिर कई बार आंसर बदला। ये है भारत। बाकी ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य में जो संघ की इकाइयाँ हैं उनमें समान प्रतिनिधित्व, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन गतिरोधकरण को प्रयोग में लाया जाता है? तो गतिरोध उत्पन्न करना होता है, उसको प्रयोग में लाने के लिए कौन सा तरीका अमेरिका में अपनाया जाता है? तो है आपका सीनेट के सदस्य बिल पारित करने में रुकावट डालने हेतु। तो ऑप्शन सी राइट होगा। इसी को फिलिबस्टर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, अनुदारवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से एक कारण से ब्रिटिश संसदीय संस्थाएं भारत में रोपी नहीं जा सकती। कौन सा कारण है? कि ये संस्थाएं ब्रिटिश समाज की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ब्रिटेन में क्षेत्रीय शक्ति अंतरण निम्नलिखित में से किसकी सर्वोच्चता के कारण परिसंघवाद की सीमा तक नहीं पहुंच पाता? तो है आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट की सर्वोच्चता के कारण वहाँ जो क्षेत्रीय अंतरण है या जो रीजनल पावर्स हैं वो उसका विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैचिंग करना है। जो सेकंड बैलेट सिस्टम है वो कहाँ है? जो सेकंड बैलेट के द्वारा जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, वो फ्रांस में है। और जो वैकल्पिक वोट सिस्टम है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली ये है आपका जर्मनी, और सीमित वोट प्रणाली जो है जापान में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश आज एक दल प्रणाली का देश नहीं है? यानी किस देश में वन पार्टी सिस्टम नहीं है? तो है आपका पोलैंड। बाकी तीनों में केवल वन पार्टी सिस्टम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यहाँ एक दल यानी बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 61, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पदाधिकारियों को वापस बुलाने या हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? तो 10 नेशनल पीपल्स कांग्रेस में इस पावर निहित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन आपको चूज करना है। प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन वर्ष 1992 में हुआ था। सही है। प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान 65वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हुआ। ये सही है। प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष एच हनुमंथप्पा थे। ये गलत है आपका, पहला दूसरा सही होगा। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान
संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हुआ। सही है। प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2000 को हुआ। ये आपका गलत है, तो केवल एक सही हुआ, ऑप्शन ए। ये 2003 में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा एक कथन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सही सुमेलित नहीं है, ये आपको चूज करना है। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 सही है। पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए 16(4) सही है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 18 ये गलत है, बल्कि इसमें आपका अस्पृश्यता है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंतर है, तो ये सी सुमेलित नहीं है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली तमाम विधियां शून्य मानी जाएंगी, अनुच्छेद 13 सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 65 कि विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य विवाद निम्नलिखित में से एक से संबंधित था, किससे? तो ये कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संबंधित था। ऐसे प्रश्न बीपीएससी बार बार आपसे पूछ रहा है, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस एक से संबंध उपबंध सुस्पष्ट उल्लिखित नहीं है? तो भारतीय विकास परिषद का इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया, बाकी सभी का उल्लेख है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय संविधान कार्यक्रम पुनर्विलोकन आयोग के सरकार के प्रमुख क्षेत्र थे? तो निर्वाचन सुधार, केंद्र राज्य संबंध, मूल अधिकारों का परिवर्धन और प्रशासन तंत्र और लोक जीवन में मानक, ये चारों ही शामिल थे इसमें, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सभी, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को निम्नलिखित में से किन किन के लिए निर्देशित करते हैं? किन के लिए? एक तो लोगों के कल्याण के संवर्धन के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, अनुच्छेद 50, और लोक स्वास्थ्य का संवर्धन, इनका काम नहीं है लोक स्वास्थ्य, तो ऑप्शन 1 और 2 सही होगा, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राक्कलन समिति की अधिकारिता को नहीं बताता है? तो यह है कि यह मांग करने में सरकारी अतिवेदिता को रोकने में सहायक है क्योंकि इसकी रिपोर्ट पर सदन में विचार विमर्श किया जाता है। ऐसा नहीं है, ये सहायक नहीं है, अधिकारिता इसकी नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, गैर कानूनी रूप से निरुद्ध व्यक्ति के मोचन के लिए न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट जारी किया जाता है? अगर किसी को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाया गया है तो जो न्यायपालिका है उसको हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा? तो आप डायरेक्ट देखिए, मेनका गांधीवाद जो विधि की न्यायोचित, निष्पक्ष और युक्तियुक्त कार्यबंधित, ये इससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जो आपका मेनका गांधी जो वाद विधि की न्यायोचित था, निष्पक्ष और कार्यविधि से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत के संदर्भ निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागालैंड का राज्य बनना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, हरियाणा का राज्य बनना, गुजरात का राज्य बनना, इन सभी को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 के तहत न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्य थे, राज्य पुनर्गठन का निर्माण किया गया। गुजरात राज्य का गठन 1960 में हुआ, नागालैंड का 1962, हरियाणा राज्य का गठन 1966 में हुआ। तो इस हिसाब से आप इसको सही कर सकते हैं। ये प्रश्न जानबूझ के आपसे पूछे जाते हैं ताकि आप इसमें गलत करें, और क्योंकि इस एक जो खासकर जो मैचिंग होता है या जो कालक्रम में व्यवस्थित करना होता है, तो उसमें एक ही क्वेश्चन में आपसे कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप मैचिंग पे भी ज़्यादा फोकस करें। और जो कालक्रम खासकर जो राज्य हैं या राष्ट्रपति का कार्यकाल या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल या प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष, इन सब का कार्यकाल आप एकदम याद कर लें। या खासकर जो आपके यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी हैं उन लोगों का भी आप कार्यकाल
आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि भारत के संविधान में स्वतंत्र अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। यानी जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 है उसमें कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद आपका 30 है, न कि 19 में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है एस.आर. बोमई बनाम भारत संघवाद का निर्णय मुख्यतः भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित था। तो जो एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ है वो आपका अनुच्छेद 356 से संबंधित है, यानी कि राज्यों में जब संवैधानिक विफलता हो जाए या जब राष्ट्रपति शासन लगाना हो उससे संबंधित वाद था। जितने भी आपके वाद हैं वो आपको याद होना चाहिए जो बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 76 कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में गठित राष्ट्रीय संविधान कार्यक्रम पुनरावलोकन आयोग का सदस्य नहीं था। तो सोराबजी थे और ईरानी और पी संगमा थे, लेकिन सोमनाथ चटर्जी नहीं थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही है। तो भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संसद सशक्त है, सही है। भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये गलत है। पहला सही होगा केवल ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78 मैचिंग करना है आपको भारत के संविधान का विषय और समरूपता, यानी जो आपके वहाँ जो सिद्धांतों कहाँ से लिया गया है। तो आपात से संबंधित जो उपबंध है वो आपका जो जर्मनी का संविधान है उससे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से, मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से और संसदीय शासन प्रणाली यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से लिया गया। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है 73वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या आंकड़ों का प्रस्तावित आधार क्या है। तो है आपका 1971 का, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है और वर्तमान में तो आपका 15वां वित्त आयोग है। क्वेश्चन नंबर 80 कि 13वें वित्त आयोग विचारार्थ विषय में निम्नलिखित में से कौन से बड़े मुद्दे शामिल किए गए। तो 13वें वित्त आयोग में जो बड़े मुद्दे थे वो थे आपके धारणीय विकास और वस्तु एवं सेवा कर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देशित करता है। तो अनुच्छेद आपका 41 है, ये नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 82 ये भी आपको मैच करना है, विषय है और एक तरफ और अनुच्छेद है। वार्षिक वित्तीय विवरण, तो जो आपका अनुच्छेद 112 है, बजट जिसको बोलते हैं आप, पूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान, ये है आपका अनुच्छेद 115। और विनियोग विधेयक जो है आपका वो है 114, हाँ 114 विनियोग। और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में की गई है। तो वह है आपका इस हिसाब से सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पहला कथन है कि भारत का राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री उसे लिखित रूप में ऐसा करने की सिफारिश नहीं करते। दूसरा ऑप्शन देखिए कि यदि लोकसभा किसी भी समय संकल्प पारित करके वह उद्घोषणा या उसे प्रवृत्त रखने का अनुमोदन करती तो भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा वापस लेगा। दोनों कथन सही हैं आपके, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है इसमें से कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 अधीन के राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है। अध्यादेश से संबंधित है उसका, सही है, ये उसकी विवेकाधीन शक्तियां 200। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित कर सकेगा, सही है। और धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचार लौटाएगा, सही है। तीनों सही है राज्यपाल के विषय में, अनुच्छेद 200 के विषय में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 वित्त आयोग के बारे में लिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो वित्त आयोग के बारे में, क्योंकि देखिए ऑप्शन जो है इसमें थोड़ा सा है, तो आप व्याख्या देख लीजिए।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही कौन सा कथन इसमें से सही सम्मिलित है। संघ द्वारा लगाए गए एवं राज्य द्वारा उगाए और विनियोजित किए गए कर स्टैम्प शुल्क, तो ये आपका सही है। स्टैम्प शुल्क में ये संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्य द्वारा उगाए जाते हैं और विनियोजित किए गए कर होते हैं। ये केंद्र द्वारा लगाए और उगाए गए किंतु राज्यों को संदेशित किए गए कर, रेल भाड़ों एवं माल भाड़ों पर कर, ये सही है, दोनों सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन देखिए 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के संविधान के 21वें भाग में उल्लिखित अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध किस या किन राज्य या राज्यों के संबंध में है। तो यह है आपका जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम और आंध्र प्रदेश, सभी में, यानी चारों में है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के पद की समाप्ति के लिए अनुशंसा की थी। तो याद रखिए जो राजमन्नार समिति है इसने राज्यपाल के पद की समाप्ति की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 89, मैचिंग उपबंध और उसमें क्या अंतर्विष्ट है। तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध, तो ये आपका भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में संबंधित है। संघ की भाषा क्या होगी, ये जो है आपका भारत के संविधान का 17वां भाग है ये, और भारत के अंदर व्यवसाय एवं वाणिज्य, तो ये जो है आपका भारत के संविधान का 13वां भाग, और संघ की कार्यपालिका ये 5वें भाग में सम्मिलित है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अब यहाँ देख लीजिए इसकी व्याख्या। भारत सरकार द्वारा गठित केंद्र राज्य संबंध आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित विषयों में से कौन से सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न 90 है कि कौन कौन से प्रश्न इसमें सम्मिलित है। नदियों को जोड़ना सही है। पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का हस्तांतरण स्वायत्तई राज्यों के पास है, न कि केंद्र सरकार के पास, तो ये गलत हुआ। अंतर्राज्य व्यापार को मुक्त बनाना सही है। 1 और 3 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से सही कथन आपको चूज करना है। तो राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाता है, ऐसा नहीं है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यवगत हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। ये अगले सेशन में भी स्टार्ट हो सकता है। दूसरा भी गलत है, तो ऑप्शन डी होगा, न तो 1 नहीं 2। क्वेश्चन नंबर 92 यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों में एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए अनुपस्थित है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यह अवधि कितने दिनों तक की है। तो आप सभी को पता है कि ये जो अवधि है 60 दिनों तक की है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93 यदि भारत के संविधान के किसी संशोधन द्वारा कतिपय विषयों में परिवर्तन लाना हो तो ऐसे संशोधन के विधायी उपबंध के राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेजे जाने से पूर्व संशोधन का उतने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा आधे राज्यों से कम न हो अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन देखिए कि निम्नलिखित में से वे कौन से विषय हैं और सही उत्तर बताना है। राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व सही है। 7वें अनुसूची की सूची में से कोई एक, ये भी सही। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संशोधन का आरंभ केवल लोकसभा में ही विधेयक पूरा स्थापित करके किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं है, राज्यसभा में भी हो सकता है, गलत है ये। भारत के संविधान के संशोधन के लिए विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। ये कथन आपका सही है, यानी दूसरा केवल 2, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 95 निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है। तो आपको जो लोक लेखा कमेटी है या जो पीएसी है वो करती है। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न
97 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह राज्य का महाधिवक्ता भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। गलत है। MC मेहता बनाम भारत संघवाद यानी कानपुर चमसाला विषय में उच्चतम न्यायालय ने पर्वणीय विषयों की तुलना में विकास को प्राथमिकता दी, ये भी गलत है। तो न तो 1 और न 2 ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको इसमें से बताना है। संसदीय महिला अधिकारिता समिति सर्वप्रथम 14वीं लोकसभा के बनने के पश्चात हुआ, ये गलत है। मार्गरेट अल्वा 14वीं लोकसभा के गठन के पश्चात संसदीय महिला अधिकारिता समिति की अध्यक्ष नियुक्त की गई, ये आपका सही है। और संसदीय महिला अधिकारिता समिति लोकसभा के 20 सदस्यों तथा राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनती है, ये भी गलत है। तो केवल 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है जिससे होकर संसद में कोई साधारण विधेयक पारित होता है। तो सबसे पहले उस विधेयक को आप संसद में प्रस्थापित करते हैं, ठीक, और सैद्धांतिक चर्चा होता है, खंड से विचार किया जाता है, फिर प्रमाणीकरण होता है, फिर सहमति बनती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसे राष्ट्रपति द्वारा इसे भेजे गए तथा विधि के किसी प्रश्न पर सलाहकारी राय देने का अधिकार प्राप्त है। इसे सलाहकारी राय देने का अधिकार प्राप्त है, ये गलत है। सलाहकारी संस्था नहीं है, याद रखिएगा। तो पहला गलत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद के मताधीन है, सही है। संसद इनके वेतन को बढ़ाती है, घटा नहीं सकती। भारत के अंदर अन्य सभी न्यायालयों पर इसकी अधिकारिता बाध्यकारी है, सही है। तो 2 और 3 सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, फिलहाल हम लोग इसमें केवल 100 क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी का जो इसमें क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और आप फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि जो आप BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है सॉल्व पेपर। रोज़ एक प्रैक्टिस सेट और एक कम से कम 2 आपको सॉल्व पेपर जरूर करना चाहिए। और समय बेहद कम है और याद रखिए ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इसमें जो नए एस्टेट वाले लोग हैं वो शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनकी परीक्षा ही नहीं हुई है। और जो पिछले बार के जो एस्टेट हैं ऑलरेडी उसमें से बहुत से लोग उनका सिलेक्शन हो गया है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका सिलेक्शन हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।